Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you chapter number 8 from a class 8 science book, and the topic of this chapter is cell structure and function. तो इस वीडियो में हम समझेंगे सेल के बारे में. ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन है. सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा फंक्शन होता है. स्ट्रक्चर मतलब उसका जो आउटर अपीयरेंस होता है. ठीक है, वो किस तरह का होता है, स्क्वायर होता है, राउंड होता है. ठीक है, क्या उसकी थिकनेस होती है, इस तरीके से उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में हम जानेंगे. और फंक्शंस मतलब वो किस तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है, कैसे वो अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, कैसे मतलब बॉडी की हर एक सेल में क्या कुछ होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर ईदर लिविंग और नॉन लिविंग. तो जैसे हम पहले से ही जानते हैं कि हमारे अगल बगल सराउंडिंग्स में, आसपास में चीज़ें या तो लिविंग होती हैं मतलब कि जिंदा होती हैं, हाँ, या फिर वो नॉन लिविंग होती है मतलब बिल्कुल ही जिंदा नहीं होती. जिंदा मतलब कि वो चीज़ें जिनके के अंदर वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हो, मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहे हो, उनको हम जिंदा कहेंगे, लिविंग कहेंगे. मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स मतलब अंदर जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटीपी है, है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है उनके अंदर. ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरी जगह जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है. तो ये बहुत छोटे छोटे शरीर के अंदर जो है ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. तो यही एक जो है एस्पेक्ट है. ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हैं कि हम कह सकते हैं कि ये चीज़ ज़िंदा है और ये चीज़ ज़िंदा नहीं है. हम कहेंगे कि कोई चीज़ ज़िंदा है तो वो जो है मूव करने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन फिर इसमें एक्सेप्शंस आ जाते हैं प्लांट्स का. प्लांट्स तो मूव करते ही नहीं है ना, तो और ना ही वो बोलते हैं, तो हम फिर भी कहते हैं कि वो ज़िंदा है. तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स यानी प्लांट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, रिस्पिरेशन हो रहा है, तो ये सारी प्रोसेस हो रही हैं. तो इन सब चीज़ों को करने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, एक चीज़ का दूसरी जगह पे जाने वाली जो प्रोसेस है, इसको मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं. तो हम कहते हैं कि वो जिंदा है. तो फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस. कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस. तो जैसे आपको पता ही है कि हर एक लिविंग मॉलिक्यूल जो है कुछ बेसिक फंक्शंस करता है, जैसे रिस्पिरेशन करता है, डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है. तो ये बेसिक वाइटल एक्टिविटीज़ हैं जो हर एक ऑर्गेनिज्म करता है, और नहीं करेगा तो वो हम उसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में डाल देंगे. हाँ, अगर ये सब चीज़ें करेगा तो हम उसको कहेंगे कि ये सारी चीज़ें वो कर रहा है, इसलिए वो लिविंग है. Different sets of organ perform the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the सेल. तो ये सारे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. सपोज हम अगर ह्यूमन का एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी में रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है. और ये सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. जैसे हमारे पास हार्ट है, स्टमक है, किडनी है. ठीक है, ये सारे टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं. तो ये ऑर्गन्स बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलके बनते हैं, और ये टिश्यूज़ बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बनते हैं. तो यानी कि जैसे इसमें कहा गया है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ द सेल. तो कोई भी ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारी किडनी है, ये सारी चीज़ें जो है किससे मिलके बनी है, ये सेल से मिलके बनी है. ठीक है, जैसे आप अगर एग्जांपल समझें कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर में डिफरेंट कमरे हो सकते हैं. कोई जगह किचन हो सकती है, कोई रूम हो सकता है, कोई ड्राइंग रूम हो सकता है ना, ये सारी जगह है. लेकिन सब की सब बनी किससे हैं, सब की सब ईंटों से ही बनी है ना, सारी दीवारें ईंटों से ही बनी है. आपने फंक्शंस अलग कर रखे हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरल बेसिस पे देखें तो सब की सब दीवारें, चाहे किचन की दीवार हो, चाहे ड्राइंग रूम की दीवार हो, सारी की सारी दीवारें किससे बनी है, ईंटों को जोड़ जोड़ के बनी है. वैसे ही हमारी बॉडी में कुछ किडनी हो सकती है, कोई हार्ट हो सकता है, कोई स्टमक हो सकता है, लेकिन ये सारे ऑर्गन्स या हमारी पूरी की पूरी बॉडी ही बनी किससे है, हमारी बॉडी सेल से बनी है. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन organ. Cells may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. तो जैसे हम सेल को
किसी भी बिल्डिंग की ब्रिक्स ईंटों से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ईंटें मिलकर के पूरी बिल्डिंग बनाती है, वैसे ही सेल्स मिलकर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन अब हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो सबसे पहले किसने खोज की कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, ठीक है। जैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज के समय से नहीं आ रही है, बहुत पहले से आ रही है। तो सबसे पहले किसने सोचा कि या किसने डिस्कवर किया कि हमारी बॉडी सेल से बनी है? तो ये एक साइंटिस्ट है जिनका कि नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device। तो कॉर्क यानी जो लकड़ी की छाल जिसको कह सकते हो आप, ऊपर की पतली सतह जो होती है, उसको उन्होंने मैग्नीफाइंग जो है ग्लास में देखा। मैग्नीफाइंग ग्लास होती है, ठीक है, उसके अंदर देखा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाती है ना। तो क्योंकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाती है, तो कॉर्क को हम जब खुली आंखों से दिखेंगे तो हमें वो एक रफ सरफेस दिखेगा, लेकिन हम मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखेंगे तो उसके अंदर की डिटेल्स, उसका रेजोल्यूशन और बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर जिन चीज़ों से मिल के बना है हमें वो और अच्छे से दिखेंगी, है ना। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। तो जो छाल होती है, लकड़ी जो पेड़ की छाल होती है उसको हम बार्क कहते हैं। बार्क का ही जो ऊपरी सतह होती है उसको हम कहते हैं कॉर्क। He took thin slices of cork and observed them under a microscope। फिर उन्होंने बहुत थिन स्लाइसेस ली और उस कॉर्क की और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो माइक्रोस्कोप की जो ग्लासेस होती हैं, जो लेंसेज होते हैं, वो और हाई पावर के होते हैं, और अच्छा उनका रेजोल्यूशन होता है, यानी कि वो एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करने की मतलब पावर रखते हैं। हमारी आंखों की भी एक कैपेसिटी है, एक लिमिट के बाद हम दो बिंदुओं में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बट माइक्रोस्कोप की जो लेंसेज होती हैं वो बहुत हाई पावर की होती हैं, वो बहुत कम डिस्टेंस को भी दूर दूर करके दिखाते हैं, यानी उनकी रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा होती है। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। तो उन्होंने क्या देखा, कॉर्क की स्लाइड्स में कुछ डब्बे डब्बे जैसे आकार दिखे, ठीक है। तो सेल का मतलब जो लिटरल मीनिंग होती है, सेल का मतलब ही होता है जैसे जेल होता है ना, जेल को भी सेल कहते हैं। कोई कंपार्टमेंट, सेल का मतलब कंपार्टमेंट। तो उनको एक कंपार्टमेंट टाइप का दिखा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हो ना आप लोग, यहाँ पे कंपार्टमेंट टाइप के बने हैं, ठीक है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर उनको दिखा, कंपार्टमेंट। तो इस वजह से उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल, कि उनको बार्क में कुछ सेल्स टाइप का दिखा है। फाइन। तो ये वही फिगर है जिसको कि रॉबर्ट हुक ने देखी थी, इस तरीके से है। और these boxes appeared like a honeycomb। तो मधुमक्खी का छत्ता आप सबने देखा होगा, उनको ये बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा ही दिखा। और लेकिन जैसे मधुमक्खी का छत्ता हमें बड़ा दिखता है ना, ठीक है, वैसे ये बहुत छोटा था, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो ये बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते टाइप का दिख रहा था उनको, ठीक है। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल और द पार्टीशन। उन्होंने देखा कि एक जो बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से एक पार्टीशन, जैसे मधुमक्खी के छत्ते देख रहे हो ना, एक होल दूसरे होल से जो दूरी है वो एक वॉल के थ्रू बनती है ना। तो वो उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। Who coined the term cell for each box। तो हर एक डिब्बे के लिए उन्होंने सेल वर्ड यूज किया। तो सेल का मतलब ही होता है कंपार्टमेंट, ठीक है। What Hook observed as boxes or cell in the cork were actually dead cells। तो जो बार्क होती है, ठीक है, लकड़ी की छाल होती है, एक्चुअली दे आर डेड सेल्स। वो जिंदा सेल्स नहीं होती, उनमें अभी जो है कोई वाइटल फंक्शंस नहीं हो रहे होते हैं। वो केवल वो केवल एक जो है वो आउटर कवरिंग के फॉर्म में पेड़ से अटैच होती हैं, वो जिंदा सेल्स नहीं होती हैं, वो डेड सेल्स थी। लेकिन उसमें भी वो अपना स्ट्रक्चर तो बनाए रखती हैं, भले ही वो उस समय कोई वाइटल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है। Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscopes। तो सेल की जो अच्छे से स्टडी हो पाई वो तभी संभव हो पाई जब बहुत अच्छे हाई रेजोल्यूशन पावर के माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट हुए, डिस्कवरी हुई माइक्रोस्कोप्स की, ठीक है। क्योंकि सेल्स का स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, हमें खुली आंखों से एक सिंगल, मतलब जैसे हमें अपनी स्किन तो दिखती है लेकिन वो
बहुत सारी सेल से मिलके बनी रहती है। इतनी छोटी सी स्किन में इतनी सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो वो खुली आंखों से वैसे नहीं दिखती, वैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता हमको। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें सेल का डिटेल स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। तो क्योंकि उस समय इतने सारे माइक्रोस्कोप्स नहीं इन्वेंट हुए थे और उस समय इतनी तेजी से नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती थी, तो इट टुक अ लॉट टाइम टू गेट डिस्कवर्ड। 150 साल लग गए उसके बाद कोई मेजर ब्रेक थ्रू आने में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। फाइन, सो today we know a lot about cell structure and its functions because of improved microscopes having high magnification। तो अब क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे पावर के माइक्रोस्कोप्स हैं और उनकी मैग्नीफाइंग पावर, उनका रिजोल्यूशन पावर बहुत ही अच्छा है, इस वजह से अब हम सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, गोल्गी बॉडीज होती है। तो इन सब के बारे में भी हम बहुत कुछ अब डिटेल में जानते हैं। सेल के अंदर की चीजें जिसको कि हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, जस्ट बिकॉज कि अब हमारे पास और भी अच्छे हाई मैग्नीफाइंग पावर के माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम डिटेल में सेल को वन बाय वन जो है वो पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली सेल कैसे, मतलब उनका स्ट्रक्चर होता है। Both bricks in a building and cells in the living organism are basic structural units। तो bricks यानी ईंटें जो बिल्डिंग की है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो what is cell? Cell is the basic structural unit of any organism। Fine, the buildings though built of similar bricks have different designs, shapes and sizes। ठीक है, तो bricks जैसे ईंटें हैं, ईंटें तो सारी एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। तो लेकिन सबके घर का डिजाइन अलग अलग होता है ना। किसी का घर कुछ अलग डिजाइन का बनता है, किसी का रूम कुछ अलग डिजाइन का बनता है, किसी के घर बहुत बड़ा बनता है, किसी का छोटा बनता है, ऊंचा नीचा। लेकिन जो ब्रिक्स यूज होती हैं वो तो सबकी सेम ही होती है ना। वैसे ही हमारी बॉडी भी जो है अलग अलग तरीके से बनती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक ही है, वो है सेल, ठीक है। सेल जो है वो कॉमन है, सब में एक जैसी ही सेल्स होती हैं। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो उनकी जो सेल्स होती हैं वो लगभग एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। लेकिन जो ब्रिक्स होती हैं वो तो सिंपल होती हैं, सारी की सारी एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बनती हैं, लेकिन जो सेल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब उन सेल्स के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेल के वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने में। तो हर एक सेल कुछ वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करती है, तभी हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन रह पाती है, ठीक है। तो सेल का हमने कंपैरिजन जरूर किया है ब्रिक से, बट सेल्स डू मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, ठीक है। ब्रिक तो नॉन लिविंग है, लेकिन सेल लिविंग है, इसलिए सेल बहुत सारे अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। अ हेंस एग कैन बी सीन इजीली, इज इट ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल्स। तो पहेली क्या पूछ रही है कि मुर्गी का जो एक अंडा है वो हम उसको देख सकते हैं, बड़ा अंडा होता है ना, सबने देखा होगा व्हाइट कलर का मुर्गी का अंडा। ये एक सेल है या एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो मुर्गी का बच्चा है वो अभी तो बॉर्न हुआ नहीं है, ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि वो एक एग है, ठीक है। तो अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग है तो हम उसको सिंगल सेल ही कहेंगे। तो ये एक कंपैरिजन दिया गया है वॉल के ब्रिक से और आपकी बॉडी की सेल से। तो ऑनियन पील को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। एक सेल जो होती है एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, और ये जो राउंड राउंड देख रहे हैं सेल के बीच में आप येलो कलर में, ये सेल की न्यूक्लियस है, और वहीं बगल में आप दीवार का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ब्रिक्स हैं। ये वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होती हैं तो एक दीवार बनती है। वैसे ही जो हमारी स्किन है या अनियन पील है वो भी इस तरीके की बहुत सारी सेल से मिलके बनती हैं, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो इस तरीके की स्टैकिंग होती है, सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं ताकि
कोई एक स्ट्रक्चर को वो फॉर्मेशन कर। द एग ऑफ ए hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye। तो एक जो hen है उसका जो एग है वो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है और ये काफी बड़ा होता है और ये हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए उसको हम सिंगल सेल के फॉर्म में लेते हैं जब तक कि उसमें से चीक नहीं निकलता है। फाइन। अब हम देखते हैं न्यू टॉपिक, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो उन सबके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो एक जैसी नहीं होती है, शेप जो होता है उनका एक जैसा नहीं होता, और जो सेल है उसका साइज है वो भी एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल नंबर हो सकता है, डिफरेंट शेप्स की सेल्स हो सकती हैं और उनका साइज भी, जैसे कितनी बड़ी है साइज, कितनी छोटी है साइज, वो भी डिफर कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। तो साइंटिस्ट कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे लिविंग सेल्स को स्टडी करते हैं। दे यूज माइक्रोस्कोप विद मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिसकी की मदद से वो सेल को मैग्नीफाई कर लेते हैं। मैग्नीफाई मतलब बड़ा कर लेते हैं। ऐसे तो सेल्स दिखती नहीं है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाते हैं हाई पावर में तो हमें सेल्स बड़ी दिखने लगती हैं। तो उसकी मदद से साइंटिस्ट जो है लिविंग सेल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टेन्स, डाइज आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल्स टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। और बहुत सारी डाइज, कलर, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन की जैसे सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और भी ऑर्गेनेलीज रहते हैं। तो जो स्टेन्स हैं हम यूज करते हैं, तो ये स्टेन जो है डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट कलर का स्टेन लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन की उनकी डेंसिटी क्या है। तो डाइज और स्टेन भी सेल को स्टडी करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। हमें एक जो है सेल के अंदर भी जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको अलग अलग देखने में हमारी काफ़ी मदद कर। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो सबके साइजेस भी अलग हैं, सबके शेप्स भी अलग हैं, ठीक है। कोई तितली है, कोई कैटरपिलर है, कोई काऊ है, कोई मंकी है, कोई डॉग है, कोई ह्यूमन है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, कोई बैक्टीरिया है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो उनके ऑर्गन्स भी हमसे वेरी करते हैं, ठीक है। उनका साइज भी हमसे वेरी करता है, उनके नंबर ऑफ सेल्स जो उनके अंदर है वो भी हमसे वेरी करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो कुछ चीज़ों को हम स्टडी करके इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्या है। नंबर ऑफ सेल से हम क्या कह रहे हैं, शेप ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल से हमारा क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो है नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या आप गेस कर सकते हो कि एक ट्री में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं या एक एलिफेंट में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? गेस किया जा सकता है? नहीं ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एलिफेंट्स में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, नहीं पता है ना। द नंबर टर्न्स इनटू अ बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस हो सकते हैं, लाखों करोड़ों, ठीक है। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो कि अपनी शेप और साइज में वेरी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। तो डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर भी सारी सेल्स एक जैसी नहीं है ना। हार्ट की सेल्स अलग हैं, किडनी की सेल्स अलग तरीके की हैं, स्किन की सेल्स अलग तरीके की हैं, स्टमक की सेल्स अलग तरीके की हैं, ब्रेन की सेल्स अलग तरीके की हैं। तो हमारे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सारी सेल्स का शेप और साइज एक जैसा नहीं है, फंक्शंस भी अलग अलग है, ठीक है। अ बिलियन इज 1,000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन। तो सोचिए कितनी सारी सेल्स हैं, ये भी एक अनुमान ही है, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, बहुत सारी सेल्स हो सकती हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म एक से अधिक सेल से बने रहते हैं, जैसे हम, ठीक है। और अमीबा तो देखिए सिंगल सेल है ना, एक ही सेल है, लेकिन वो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो वो
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से बने रहते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब मेनी, सेल मतलब सेल, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स जिसकी बॉडी में हो उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। The number of cells being less in a smaller organism does not in any way affect the functioning of the organisms। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स कम है तो इसका मतलब नहीं है कि उसके अंदर कोई फंक्शन नहीं होता होगा। फंक्शन सबके अंदर वही होते हैं। एक अमीबा भी जो है रिस्पिरेशन करता है, डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। बट उसका मेथड अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी चीज में वो कॉम्प्रोमाइज करता है, कि वो डाइजेशन नहीं कर पाता है, कि वो रिस्पिरेशन नहीं कर पाता, ऐसा नहीं है। तो यानी नंबर ऑफ सेल्स कम हो या ज्यादा हो, वाइटल एक्टिविटीज सारे के सारे ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते ही हैं। फाइन। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begin life as a single cell, which is the fertilized egg। तो चाहे किसी ऑर्गेनिज्म में बिलियंस ऑफ सेल्स हो जाए, जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ शुरू कहाँ से हुई थी? हमारी लाइफ कहाँ से शुरू हुई थी? हमारी लाइफ एग से शुरू हुई थी, है ना, कि ओवरी में एक एग बना था जो कि सिंगल सेल था, और फिर उसको एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, तो वहाँ पे एग और स्पर्म के न्यूक्लियस मिले, तो वहाँ पे वो एक जो है जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और वही जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो, फिर फीटस, फिर एक बेबी बन करके सामने आया। तो यानी हर एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ शुरू होती है वो सिंगल सेल यानी एग से शुरू होती है। चाहे बाद में उसमें कितनी भी नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड करते करते बन जाए। The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increase as the development proceeds। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो बहुत बार डिवीजन करता है, डिवीजन करते करते जो है जो सेल्स होती हैं उनका जो है डी डिफरेंशिएशन डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट होती जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती हैं, फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन इस तरीके से धीरे धीरे हो जाता है। Look at figure 8.3a and b. Both organisms are made up of a single cell. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। तो आप हमें यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑर्गेनिज्म है, एक है हमारा अमीबा और एक है हमारा पैरामीशियम। ये दोनों जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही सेल है। अगर हमारी बॉडी की कोई एक सेल जो है डैमेज हो जाती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके पास तो एक ही सेल है। अगर इस सेल को कुछ हो गया तो मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, है ना। तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस सेल के अंदर जो है सूडोपोडिया है, इस सेल के अंदर डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन। तो ये एक सेल जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है अमीबा एंड पैरामीशियम, दीज आर टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इनको हम यूनिसेलुलर, यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल, यानी वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। तो चाहे सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सब जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो सबको परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डिवीजन, एवरीथिंग। तो चाहे सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। फाइन। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, एक्सक्रीट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूसेस, ठीक है। चाहे सिंगल सेल ही क्यों ना हो, लेकिन ये सारे एक्टिविटीज़ वो करता है। Similar functions in multicellular organisms are carried out by group of specialized cells forming different tissues. Tissues in turn form organs। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में रिस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन हम ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं? वी डू ऑल दीज वाइटल फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। एंड दीज ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। फाइन। लेकिन अमीबा जो कि सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल में ही कुछ कुछ चेंजेस करके, कुछ कुछ जो है एडेप्टेशंस करके अपनी सारी चीज़ें करता है, ठीक है। तो लेकिन ये करता सब कुछ है, ठीक है, इसीलिए हम इसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी 8.1।
The teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium under a microscope. Alternatively, the teacher can collect pond water and show these organisms by preparing the slide. तो आप जो है एक permanent slide मतलब fixed slide, ठीक है, उसमें जो है अमीबा और पैरामीशियम को डेड करके एकदम स्लाइड में फिक्स कर लिया जाता है ताकि हम उसको कभी बाद में भी देख सकें, उसका स्ट्रक्चर देख सकें। हाँ, तो इस तरह की आप स्लाइड देखिए। और ज़्यादातर ये अमीबा और पैरामीशियम कहाँ पाए जाते हैं? ये पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं। तो वहाँ से पानी कलेक्ट करके भी आप इनको देख सकते हैं, स्लाइड बना करके ताज़ी माइक्रोस्कोप के अंदर में। तो होप करती हूँ आपको अभी तक का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।